हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर संजय, फैकल्टी एट डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी। और मैं दो नए टॉपिक्स के साथ यहाँ पे आया हूँ जो कि अपने प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी टूडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है। जो आज का जो पहला टॉपिक होगा वो होगा इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एंड द सेकंड टॉपिक इट इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी। ओके, सो इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, जैसा कि आपको पता है, ये इंडिपेंडेंस के इमीडिएटली बाद होमी जहांगीर भाभा ने स्टार्ट किया था, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ये हमारा टुडेज इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज नंबर 53 है। हमारा टारगेट 300 टॉपिक्स कवर करने का है। अबाउट मी, माय नेम इज डॉक्टर संजय, आई एम एन एमबीबीएस ग्रेजुएट एंड आई हैव अपीयर्ड इन 3 यूपीएससी इंटरव्यूज। और प्लीज़ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, SCS 2021 का बैच जो है 21 जन से स्टार्ट हो चुका है। 2 PM to 4 PM both online and offline classes are already going on। आप हमसे ऑनलाइन हमारे एप्लीकेशन के थ्रू जुड़ सकते हैं। और अब हमें प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे फॉलो कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। इंट्रोडक्शन में अगर ब्रीफ में बात करते हैं, strategy for nuclear energy, India has consciously proceeded to explore the possibility of tapping nuclear energy for the purpose of power generation, and Atomic Energy Act of 1962 was framed and implemented with the set objective of using two naturally occurring elements, uranium and thorium, having good potential to utilize as nuclear fuel in Indian nuclear power reactors। ओके, सो जो हमारा जो ब्रीफ जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, वो इन्विसाज करता है कि यूरेनियम और थोरियम को यूज करते हुए हमें अपने न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। एस्टिमेटेड नेचुरल डिपॉजिट्स ऑफ दीज एलिमेंट इन इंडिया आर नेचुरल यूरेनियम डिपॉजिट अराउंड 70,000 और थोरियम डिपॉजिट्स आर 3,60,000 टन इन इंडिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि इंपॉर्टेंट थोरियम डिपॉजिट स्टेट्स कौन से हैं और किस एरिया पे मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो 3 स्टेजेस में है, जिसको डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने खुद प्रोग्राम या उन्होंने एक पेपर थीसिस में इसको प्रेजेंट किया था। फर्स्ट स्टेज जो है ब्रीफली इज अबाउट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, सेकेंड स्टेज इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एंड थर्ड स्टेज इज ब्रीडर रिएक्टर। इनके बारे में हम ब्रीफ ओवरव्यू अभी लेते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सॉरी। तो अगर स्टेज फर्स्ट की बात करें तो इसमें जो बात की जाती है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर इनको बोलते हैं, जिसमें आप यूज क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज के जो रिएक्टर होंगे उनको बोलेंगे प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जिसमें यूज होगा नेचुरल यूरेनियम ऑक्साइड एज ए फ्यूल मैट्रिक्स एंड हैवी वाटर एज ए मॉडरेटर एंड कूलेंट। ठीक है, तो फर्स्ट 2 plants were of boiling water reactor based on imported technology. Subsequent plants are pressurized heavy water reactor type through indigenous research and development efforts. India achieved complete self-reliance in this technology and this stage of program is in industrial domain. तो इस स्टेज को हमने फुली इंडिजिनाइज कर रखा है और हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके अंदर एक फ्यूचर प्लान की बात की जाती है कि सेटिंग अप VVER, इसको WWER भी बोलते हैं, वाटर एनर्जेटिक रिएक्टर टाइप प्लांट बेस्ड ऑन रशियन टेक्नोलॉजी is under progress to augment the power generation. MOX fuel mixed oxide यूज करेंगे इसमें, is developed and introduced at तारापुर to conserve fuel and develop new fuel technology। तो ये फर्स्ट जो जनरेशन हमारा स्टेज फर्स्ट रिएक्टर्स की, उसका ये फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है। बट जो स्टेज 2 है अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम का, उसमें बात की गई है कि इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम पावर जनरेशन इन्विसाजेस द यूज ऑफ प्लूटोनियम 239 obtained from first stage reactor operation as a fuel core in fast breeder reactor। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेज में जो ऑपरेशन में हमें जो मिलता है प्लूटोनियम 239 एज ए वेस्ट या एज ए आउटकम, उसको हम इस पे यूज करेंगे ताकि उसको हम फर्दर एज ए एनर्जी इफिशियंसी उसको बढ़ा सकें और जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसको मिनिमाइज कर सकें। प्लूटोनियम 239 सर्व्स मेन फिसाइल एलिमेंट इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, आपको याद रखना होगा, जो कि
प्री में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। ए ब्लैंकेट ऑफ यूरेनियम 38 सराउंडिंग द फ्यूल कोर विल अंडरगो न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन टू प्रोड्यूस फ्रेश प्लूटोनियम 239 as more and more plutonium 239 is consumed during the operation। तो इसमें जो मेन फ्यूल आइटम होगा वो 239 होगा, 239 होगा, जिसके ऊपर एक ब्लैंकेट कोर होगी, उसको बोलेंगे यूरेनियम 238 की, जो कि कन्वर्ट होगा प्लूटोनियम 239 में। ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज जो हमारा उसको हम सीधे ब्रीडर बोलते हैं, ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? जो थर्ड फेज ऑफ इंडिया न्यूक्लियर पावर जनरेशन प्रोग्राम, ब्रीडर रिएक्टर यूजिंग यूरेनियम 233 फ्यूल। ठीक है, ये आइसोटोप है यूरेनियम का। इंडियाज वास्ट थोरियम डिपॉजिट परमिट डिजाइन एंड ऑपरेशन ऑफ U-32 फ्यूल ब्रीडर रिएक्टर्स। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये बेसिकली अगर मैं इसकी बात करूं थर्ड स्टेज की, तो दे आर द थोरियम बेस्ड पावर रिएक्टर्स और न्यूक्लियर रिएक्टर्स। बट द प्रॉब्लम विथ थोरियम इज दैट कि थोरियम जो है अपने आप में एक फिसाइल मटेरियल नहीं है, आप इसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए क्या होता है कि थोरियम को आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो U-33 इज ऑब्टेन फ्रॉम न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन ऑफ थोरियम 232 यूज्ड एज अ ब्लैंकेट इन सेकेंड फेज ऑफ प्लूटोनियम 239 एज फ्यूल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ठीक है, तो अब मैंने जैसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में थोरियम डिपॉजिट्स कहाँ कहाँ पे है, इज मोस्टली लोकेटेड इन द कंट्रीज बेल्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ स्टेट्स एज ए प्लेसर सेंटर। सो मोनेटाइज सेंटर की बात की जाती है, वहाँ पे ये काफ़ी डिपॉजिट होता है। जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट है वो कहाँ पे है? वो है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आप विकिपीडिया से एक बार देख लीजिएगा, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ सकता है कि थोरियम डिपॉजिट्स कहाँ पे। तो जो लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं वो है आंध्र प्रदेश में एज ऑफ नाउ। अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे। इंडिया, ऑल्दो इंडिया हैज अराउंड 1 to 2% ऑफ ग्लोबल यूरेनियम रिजर्व, थोरियम रिजर्व इज आर बिगर अराउंड 12 to 13% ऑफ ग्लोबल रिजर्व अकॉर्डिंग टू IAEA एंड US जियोलॉजिकल सर्वे। जैसे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है उसमें जैसे यूरेनियम आइसोटोप्स का यूज होता है। जो थर्ड स्टेज हमारा, उसमें मेनली थोरियम का यूज होता है। तो अगर हमने थर्ड स्टेज को अपने आप में परफेक्ट कर लिया तो देखिए हमारे पास इतना डिपॉजिट है कि हम काफ़ी सालों तक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बन सकते हैं, जिससे हमें एक्सपोर्ट रिजीम्स जो हैं बहुत सारे, चाहे NSG हो चाहे कोई और भी हो, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। बट प्रॉब्लम विथ थोरियम इज, थोरियम जैसे मैंने बताया कि थोरियम इटसेल्फ नॉट ए फिसाइल मटेरियल, thus cannot undergo fission into produce energy. Instead, it must be transmuted into uranium 233 in a reactor fueled by other fissile material। ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको आप और डिटेल में पढ़िएगा। जैसे इंडो US न्यूक्लियर डील होती है, जिसको सेक्शन 123 एग्रीमेंट भी बोलते हैं, इसको हम सीधे बोलते हैं 123 एग्रीमेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 123 एग्रीमेंट क्या है, इसका सिग्निफिकेंट क्या है? तो ये इंडो US न्यूक्लियर डील से रिलेटेड है। So Section 123 of United States Atomic Energy Act of 1954 titled Cooperation with Other Nations establishes an agreement for cooperation as a prerequisite for nuclear deals between US and another nation। So ये इसका एग्रीमेंट का पार्ट है कि US उसी के साथ न्यूक्लियर डील्स कर सकता है जिसके साथ वो 123 एग्रीमेंट करेगा पहले। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो 123 एग्रीमेंट रिलेटेड टू न्यूक्लियर कोऑपरेशन विथ यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, अगर हम ब्रीफ में हम इंडिया की न्यूक्लियर पावर पॉलिसी की बात करें, हमें अभी देखिए न्यूक्लियर के दो फैक्टर्स होते हैं। एक न्यूक्लियर एज ए एनर्जी सोर्स, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करोगे, और दूसरा होता है न्यूक्लियर वेपन्स की बात की जाती है। तो आपको पता है कि इंडिया इज न्यूक्लियर स्टेट, तो उसके बारे में हम ब्रीफ देखते हैं कि इंडिया एंड वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में सिर्फ न्यूक्लियर नहीं आते, इसके अलावा आपको बायोलॉजिकल और केमिकल भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं। सो इंडिया पोजेस बोथ न्यूक्लियर वेपन एंड एक्सटेंसिव न्यूक्लियर फुल फ्यूल साइकिल कैपेबिलिटीज। इंडिया टेस्टेड फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस इन 1974, जिसको हम बोलते थे क्या? स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, एंड रिमेन्स आउटसाइड बोथ ट्रीटी ऑफ NPT नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स एंड CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में और पढ़ना होगा कि हमने ये दोनों ट्रीटीज क्यों साइन नहीं की हैं। ठीक है, ओके, आगे हम देखते हैं इसके बारे में। हाउ इंडिया हैज ए फैसिलिटी स्पेसिफिक सेफगार्ड एग्रीमेंट इन प्लेस विथ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी
and waiver from the NSG nuclear supplier group allowing to participate in the global civilian nuclear technology commerce। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सो इंडिया इज ए मेंबर ऑफ 3 मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स। जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है वो 4 हैं, ठीक है। तो इसमें से इंडिया 3 का पार्ट हो चुका है, 1 का नहीं हुआ है। सो पहला जो है मिसाइल MTCR जिसको बोलते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, देन वेसेनार एग्रीमेंट, देन ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, एंड फोर्थ इज NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। तो आपको पता है कि NSG का इशू 1 साल 2 साल पहले काफ़ी ज़्यादा था, जिसमें चाइना ने वीटो किया था, क्योंकि ये इसमें अनोनिमस आपको एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस ग्रुप का मेंबर बनने के लिए। ये इस इशू के बारे में भी डिटेल में आप पढ़िएगा। इंडिया हैज साइंड एंड रेटिफाइड बोथ बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन एंड केमिकल वेपन कन्वेंशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। India has also subscribing state of the Hague Code of Conduct, but India has neither signed nor ratified the Comprehensive Nuclear Test। जो हमने बात की CTBT और NPT, हम इसके मेंबर्स नहीं है, क्योंकि इसका जो बेसिक फिलॉसफी है, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है कि जब आप NPT साइन करते हैं या तो बेसिकली क्या होता है कि इसमें हैव और हैव नॉट्स की बात होती है। तो इस ट्रीटी के अंदर जिन्होंने साइन किया हुआ है पहले, सिर्फ वही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स होंगे। इसमें इंडिया, इजराइल और पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है, इनको साइन करने के बाद। तो इसलिए इसका इंडिया अपोज करता है। सो ब्रीफली इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी देख लेते हैं कि इंडिया की डॉक्ट्रिन समराइज एज फॉलोइंग। ठीक है, तो ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जो प्री में क्वेश्चन आ सकते हैं और मेंस में भी इसमें डिस्कशन हो सकता है कि जैसे कि हमारी जो पॉलिसी है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है। तो इसमें जैसे मेंस में डिस्कशन पॉइंट से हो सकता है कि आपके पास वेपन है, अगर आपने ओपनली डिक्लेयर कर लिया है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, देन व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग सच वेपन्स। क्योंकि आपने अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं पहले कि आप यूज नहीं करोगे, तो इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान उठा सकते हैं, बिकॉज दे नो दैट यू हैव नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। ठीक है, तो ये इस बारे में एक क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप ध्यान से इस बारे में आप एनालिसिस कीजिए, अपने व्यूज प्रोड्यूस करने की कोशिश कीजिए। तो कुछ पॉइंट्स इन इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में, जो फर्स्ट पॉइंट है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग द क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट। तो हमारा जो फिलॉसफी है कि हमको ऐसे यूएस की तरह 10,000, 15,000, 20,000 न्यूक्लियर वारहेड्स नहीं चाहिए। हमको इतने वारहेड्स चाहिए जो कि एक डिटरेंट की तरह काम करे, बोथ यूएस और बोथ चाइना एंड पाकिस्तान पे। देन पोस्चर ऑफ नो फर्स्ट यूज, जैसे आपने बता दिया, nuclear weapon only be used retaliation against the nuclear attack on the Indian territory or Indian forces anywhere। Third point is nuclear retaliation to a first strike will be massive and designed to inflict unacceptable damage। इसको बोलते हैं disproportionate response। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक वॉरहेड यूज किया जिसने कि इंडिया पे ज्यादा डैमेज नहीं किया है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया भी उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा। इंडिया डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्ड देगा और हैवी रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, नॉन यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट वेपन स्टेट, ये अपनी स्टेटेड पॉलिसी है। देन कंटिन्यूड कमिटमेंट टुवर्ड गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड थ्रू ग्लोबल वेरीफाइबल एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। ये आपको पता है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात की जा रही है काफ़ी टाइम से, इवन राजीव गांधी के टाइम से ऐसी बात की जा रही है, जबकि हम न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं थे फुली। तो इसमें भी एक डिस्कशन क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि व्हाट स्टेप्स कुड बी टेकन फॉर द न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड, क्योंकि दीज आर द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं म्यूचुअली अस्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो क्या ऐसी सिनेरियो के लिए हमारा वर्ल्ड रेडी है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास इस अर्थ पे इतने न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं कि आप इस प्लेनेट को कितनी बार सो मेनी टाइम्स आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो क्या इसकी जरूरत है? जो दो टॉपिक है कि अगर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बात होती है NCA की, कंप्राइज ऑफ पॉलिटिकल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो पॉलिटिकल काउंसिल है वो चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इट इज द सोल बॉडी विच कैन ऑथराइज द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, but the executive council is chaired by the NSA, nuclear national security advisor। It provides input for decision making by the nuclear command authority and execute the directive given by it बाय द पॉलिटिकल काउंसिल। सी ठीक है, तो जो हमारी न्यूक्लियर कमांड ऑफ अथॉरिटी है उसमें 2 काउंसिल हैं, 2 पार्ट हैं, पॉलिटिकल एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट। पॉलिटिकल पार्ट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड एग्जीक्यूटिव पार्ट इज बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो एडवाइज भी करती है पॉलिटिकल काउंसिल को और
उसके एक्शंस को, उसके रेजोल्यूशन को एग्जीक्यूट भी करती है। ठीक है, तो ये हमने ब्रीफली हमने देख लिया कि इंडिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के क्या स्टेजेस हैं और इंडिया के न्यूक्लियर पावर पॉलिसी क्या है, प्रोग्राम पॉलिसी क्या है, वेपन पॉलिसी क्या है और उसका एक सेटअप कैसा है। ठीक है, ये ब्रीफ ओवरव्यू है, आपको इसके आगे जाके भी पढ़ना जरूरी है, इस पर आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, इसको न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, इसको इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो ये हमारा टॉपिक नंबर 54 होगा। हमारा टारगेट है 300 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मेंस और प्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली मेंस के लिए। ठीक है, सो देखते हैं इंट्रोडक्शन में, अगर ब्रीफली देखते हैं, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी INO is a particle physics research project under construction to primarily study the atmospheric neutrino in a 1200 meter डीप केव अंडर INO पीक बोलते हैं। INO पीक कहाँ पे है? बोधी वेस्ट हिल रिजर्व फॉरेस्ट नियर तेनी इन तमिलनाडु। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि INO कहाँ पे स्टेब्लिश्ड है, INO पीक कहाँ पे है। प्रोजेक्ट इज जॉइंटली फंडेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो जॉइंट प्रोजेक्ट है दो डिपार्टमेंट्स का, बस इसमें जो इंस्टीट्यूशन है मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, सो इसमें मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं। When completed, the main magnetic iron calorimeter experiment will include world's largest magnet, 4 times larger than the 12,500 ton magnet in compact muon solenoid detector at CERN, जो कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जैसे आपको इसको सर्न बोलते हैं, CERN बोलते हैं, जो कि आपको पता है कि यहाँ पे लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर भी है, LC है। ठीक है, उससे भी हमारा उसका जो एक कंपोनेंट है कॉम्पैक्ट म्यूऑन सोलेनोइड डिटेक्टर का, उससे 4 टाइम्स बड़ा होगा। ठीक है, तो इसके बारे में एक थोड़ा सा और डिस्कशन आता है कि जो इस पे जो ये जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि लोकल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन लोकल जो लाइवलीहुड है, डिस्प्लेसमेंट की बात है और रेडिएशन का जो फ्रीयर है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आ सकता है कि कैसे आप जस्टिफाई करोगे। तो एक क्लासिकल डिबेट हो जाती है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट वर्सेस इंटरेस्ट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, इस बारे में डिबेट होती है। आपको पता है कि अभी तक इसमें कई बार हस्तक्षेप हुए हैं, कई बार प्रोजेक्ट रुका हुआ है, मद्रास हाईकोर्ट ने इसमें स्टे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये डिबेट स्पेशली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ब्रीफली अगर हम प्री के हिसाब से देखें तो न्यूट्रिनो, क्योंकि हम न्यूट्रिनो रिसर्च करते हैं, तो ऐसा न्यूट्रिनो क्या है, इनके सोर्सेस क्या हैं और उनके इस रिसर्च का सिग्निफिकेंस क्या है, हम ये 3-4 चीजें देखेंगे जो कि प्री के लिए अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। So neutrinos are fundamental particles belonging to lepton family. The neutrinos are so named because it is electrically neutral. So neutrino, and because it is rest mass is so small. So पहले it was so long to be zero. तो जो पहले एक थीसिस थी कि जो न्यूट्रिनो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल तो होते हैं, बट उनका मास भी जीरो होता है, बट दे आर नॉट, अब ये कंक्लूड हो चुका है, दे आर नॉट मासलेस। ठीक है, ये मासलेस नहीं है, इनमें बहुत ही मिलियन था कुछ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होता है, उसका मास इसमें पाया जाता है। इसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं वीक इंटरेक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सेकंड प्रॉपर्टी वेरी लो मास एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज वीक इंटरेक्शन। सो वीक इंटरेक्शन क्रिएट न्यूट्रिनो इन वन ऑफ द 3 इलेक्ट्रॉनिक फ्लेवर। तो इस जो वीक इंटरेक्शन के कारण 3 फ्लेवर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो एंड टैउ न्यूट्रिनो इन एसोसिएशन विद द करस्पॉन्डिंग चार्ज लेप्टन्स। ठीक है, ऑसिलेशन बिटवीन दीज फ्लेवर्स एज ए दे प्रोपेगेट। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी, पहली प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सेकंड प्रॉपर्टी इज वेरी लेस मास, थर्ड प्रॉपर्टी वीक इंटरेक्शन एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज बी ऑसिलेशन बिटवीन दीज फ्लेवर्स। तो जो ये फ्लेवर्स है, मैंने 3 फ्लेवर बताया, इलेक्ट्रॉन, म्यूऑन एंड टाउ, इनके बीच ऑसिलेशन होता है, ये इंटरचेंज करते रहते हैं आपस में, फिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि ये मूव करते हैं स्पेस में। ठीक है, ये इनकी प्रॉपर्टी है। सो सोर्स ऑफ न्यूट्रिनो क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिनोस कब क्रिएट होते हैं? तो वेरियस रेडिएटिव डीके, द फॉलोइंग लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव बट इंक्लूड सम ऑफ दोज प्रोसेसेस जिससे कि न्यूट्रिनोस क्रिएट होते हैं। फर्स्ट वन इज बीटा डीके by of atomic nuclei and hadrons, natural nuclear reactions such as those that take place in the core of star including sun. ठीक है,
sorry, sun and spelling and artificial nuclear reaction such as nuclear reactors, nuclear bombs, and particle accelerators during supernova, during the spin down of neutron star. ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुपरनोवा, व्हाट आर सुपरनोवाज एंड व्हाट आर न्यूट्रॉन स्टार्स। इनके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनसे हम स्टडी करते हैं गैलेक्सीज की और अपने स्पेस की। इसको एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एंड 6 पॉइंट, व्हेन कॉस्मिक रेज आर accelerated particle beam strike atom, and last one is big bang। आपको पता है बिग बैंग 13.6 बिलियन ईयर्स हुआ था। उससे जो न्यूट्रॉन्स निकले थे वो अभी भी स्पेस पे मौजूद हैं। तो उनकी स्टडी करके हम देखते हैं कि क्या सोर्स था, कौन से पार्टिकल्स बने, किस तरह के मैटर्स क्रिएट हुए, ये सारी चीज़ें हम न्यूट्रॉन्स की स्टडी करते हैं। तो साइंटिफिक इंटरेस्ट क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रॉन स्टडी को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है, कि इंडिया में भी हमने INO स्टेब्लिश किया है। सो एक ऑब्जर्वेशन है कि अबाउट 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोज पास थ्रू योर बॉडी एवरी सेकंड without interacting with other particle in your body. You never notice they are there. It is exactly this ghostly presence of neutrinos and their surprisingly important role in universe that intrigue physicists। जैसे हमने पहले इसकी प्रॉपर्टीज में देखा कि ये किसी चीज से इंटरेक्ट नहीं करते, कहते हैं बहुत ही वीक इंटरेक्शन होता है, जीरो इंटरेक्शन होता है, तो इसके कारण इनको स्टडी करना आसान होता है। Neutrinos' low mass and neutral charges mean they interact exceedingly weakly with other particles and fields. This feature of weak interaction interests scientists because it means neutrinos can be used to probe environment that other radiation such as light and radio waves cannot penetrate। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि आप जैसे लाइट सोर्स या रेडियो वेव्स का यूज करके वो स्टडीज कंडक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, बट न्यूट्रिनोज नहीं करते हैं। यूजिंग न्यूट्रिनोज एज ए प्रोब वाज फर्स्ट प्रपोज इन मिड 20th सेंचुरी एज ए वे टू डिटेक्ट कंडीशन एट द कोर ऑफ द सन। जैसे हमने बताया कि सन में जो रिएक्शंस हो रही हैं उसकी आप वहां से जो न्यूट्रिनोज रिलीज हो रहे हैं, क्योंकि ये कोर ऑफ सन को आप स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई होता है कि वहां पर कोई भी प्रोबिंग नहीं पॉसिबल नहीं है। एक्सक्यूज मी। बट आप अगर न्यूट्रिनोज का यूज करें जो वहां से जनरेट हो रहे हैं, तब ये प्रोबिंग अपने आप में एक आसान हो जाती है। न्यूट्रिनोज आर आल्सो यूजफुल फॉर प्रोबिंग एस्ट्रोफिजिकल सोर्स बियॉन्ड द सोलर सिस्टम। तो हम सिर्फ सन को प्रोब नहीं करेंगे, उसके अलावा हम प्रोब करेंगे जो अदर सोलर सिस्टम के जो अदर पार्ट है उनको भी प्रोब करेंगे, बिकॉज दे आर द ओनली नोन पार्टिकल दैट आर नॉट सिग्निफिकेंटली attenuated by their travel through interstellar medium। क्यों? क्योंकि वीक इंटरेक्शन, अब किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, तो अगर इंटरेक्शन नहीं है तो उनमें मॉडिफिकेशन की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। तो इनको बोला जाता है दे आर द अनएडल्टरेटेड पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स, जो कि अपने ट्रू फॉर्म रहते हैं। तो अगर मैं ये बोलूँ कि बिग बैंग के टाइम पे जो न्यूट्रिनोज रिलीज हुए थे यूनिवर्स में, वो आजकल मोर और लेस आज भी उसी स्टेट में पाए जाएंगे, तो गलत बात नहीं होगी। तो उसकी स्टडी करके हम बहुत ज़्यादा पीछे जाके और बहुत दूर की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, द गैलेक्टिक कोर ऑफ मिल्की वे इज फुली obscured by dense gas and numerous bright objects. Neutrinos produced in galactic core might be measurable by Earth-based neutrino टेलीस्कोप। तो एक इंपॉर्टेंट गैलेक्सी की स्टडी भी कर सकते हो आप, ना सिर्फ आवर मिल्की वे बट डिस्टेंट गैलेक्सीज की भी। अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ न्यूट्रिनो इज इन द ऑब्जर्वेशन ऑफ सुपरनोवा। जैसे मैंने देखा कि सुपरनोवा में एक सुपरनोवा जब एक्सप्लोशन होता है तो उसमें न्यूट्रिनोज निकलते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हो। तो आप जो स्टार्स का बिहेवियर है, स्टार्स का बिहेवियर आप स्टडी कर सकते हैं। जो आपको पता है सन भी अपना एक स्टार है, तो उससे इनडायरेक्ट स्टडी भी क्रिएट की जा सकती है। न्यूट्रिनोज आल्सो प्रोवाइड टूल टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस स्पेशली प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रिनोज to learn how matter evolved from simple particle into more complex composition of particles creating everything around us। जैसे अगर आप जानते हैं कि everything in this world is made up of atoms। एटम्स में आपको पता है कि न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके ऊपर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं।
तो इससे आप न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, न्यूट्रियॉन्स होते हैं, उनको आप इंजेक्ट करके उनको आप पार्टिकल फिजिक्स की जो थ्योरी है उसके इंटरेक्शन, क्योंकि वीक इंटरेक्शन होता है तो आप उसके डीप में एटम्स के बीच डीप में जाके और स्टडी कर सकते हैं। फिर आप उससे एनालाइज कर सकते हैं कि एटम्स कैसे इन्वॉल्व हुए, एटम्स से कैसे, अब ऐसे बोल सकते हो कि एटम्स कैसे बने, फिर एटम से मॉलिक्यूल कैसे बने, मॉलिक्यूल से कैसे फिर वो मॉलिक्यूल इवॉल्व होके बहुत डिफरेंट टाइप के मैटर्स बने, और ये मैटर्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप इस चीज़ों की स्टडी कर सकते हैं। दो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं 2012 और 2018 में। तो इन नवंबर 2012 अमेरिकन साइंटिस्ट यूज पार्टिकल एक्सेलरेटर टू सेंड ए कोहेरेंट न्यूट्रिनो मैसेज थ्रू 780 फीट ऑफ रॉक। दिस मार्क द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूट्रिनो फॉर कम्युनिकेशन एंड फ्यूचर रिसर्च में परमिट बाइनरी न्यूट्रिनो मैसेज टू बी सेंट इमेंसली डिस्टेंस थ्रू इवन डेंसेस्ट मटेरियल सच एज अर्थ कोर। तो ये आप इसका एक जो फ्यूचर पोटेंशियल ये है कि जैसे अर्थ कोर बहुत डीप है, उसमें आप उसकी स्टडी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको जो डीपेस्ट ड्रिल की गई है अंटार्कटिका में वो कुछ हार्डली 10-15 किलोमीटर्स है, बट कोर इतना मेनी मेनी किलोमीटर्स। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको पता है वहाँ तक रीच करना पॉसिबल नहीं है। अभी जो आपकी स्टडीज होती है अर्थ कोर की, वो इनडायरेक्ट स्टडीज होती है, जैसे सिस्मिक वेव हो गई या आकी आपने कोई मेटेराइट जो इस अर्थ पे गिरा उसकी स्टडी करते हो। बट न्यूट्रिनो के साथ आप ऐसे मैसेज भेज के आप डायरेक्टली स्टडी कर सकते हो बाइनरी कम्युनिकेशन के थ्रू। In July 2018, Ice Cube Neutrino Observatory announced that they have traced extremely high energy neutrino that hit their Antarctica-based research station in September 2017 back to its point of origin in the Blazer TXS 0506 प्लस 0। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है, 3.7 बिलियन लाइट ईयर अवे। कैन यू इमेजिन, एक लाइट ईयर होता है जहाँ पे एक ईयर में लाइट जितना ट्रेवल करती है, दैट इज लाइट ईयर। आपको पता है लाइट ईयर इज ए मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। तो आप सोचिए 3.7 बिलियन लाइट ईयर अवे से अगर कोई चीज आ रही है तो उसको स्टडी करना अपने आप में कितना बड़ा सिग्निफिकेंट है। इन द डायरेक्शन ऑफ द कॉन्स्टलेशन ओरियन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट न्यूट्रिनो डिटेक्टर हैव बीन यूज्ड टू लोकेट एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेस एंड दैट ए सोर्स ऑफ कॉस्मिक रेज हैज बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। सो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक एलसी पूछा जाता है, एक प्री में CERN CERN पूछा जाता है। तो लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी पार्टिकल कोलाइडर एंड लार्जेस्ट मशीन इन द वर्ल्ड। इट वाज बिल्ड बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च बिटवीन 1998 टू 2008 सॉरी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्री के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, दे आर रिलेटेड टू पार्टिकल फिजिक्स एंड पार्टिकल रिसर्च। तो जो हम आगे पढ़ेंगे जैसे कि गॉड्स पार्टिकल या हिग्स बोसॉन पार्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है। हम ग्रेविटेशनल वेव के बारे में आगे देखेंगे, ठीक है। तो राइट, तो इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे इन न्यूट्रिनोज और जो ये इवॉल्विंग थ्योरीज है या इनका जो CERN है CERN है, इनका क्या यूज है। तो एक क्वेश्चन लिखा सकता है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये बेसिकली स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है इन बॉर्डरिंग अदर कंट्रीज। तो इसके कौन कौन से पार्टिसिपेंट कंट्रीज है, क्या क्या इंडिया का क्या रोल है, इंडियन साइंटिस्ट का इस थ्योरी में, वो सारे क्वेश्चंस आपके प्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के हमारे टॉपिक ब्रीफली कवर हुए हैं। मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक बारे में अपने बेस पे और रिसर्च कीजिए और पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये प्री और मेंस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाते हैं। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो मैंने आज जो टॉपिक कवर किए हैं, इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम एंड इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इनके बारे में डिटेल और पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।